तो देखते हैं वॉच द गैप कि ये जो गैप है इस गैप को ठीक तरह से देखना है। किस गैप की बात हो रही है? जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वर्तमान में भारत में किया जा रहा है उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा असंतुलन देखने को मिल रहा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है। यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में संतुलन की कमी है, उनमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो इस गैप के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस गैप को ठीक तरह से देखना जरूरी है। वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा। क्या होता है व्यापार घाटा? व्यापार घाटे का मतलब होता है कि भाई जितना आपने इंपोर्ट किया, जितना आपने आयात किया, उसी अनुपात में आपका निर्यात नहीं हुआ, इसे हम कहेंगे व्यापारिक घाटा। यानी कि आयात और निर्यात संतुलन में नहीं है। वाइड, देखो किसी भी चीज़ के वाइड होने का मतलब है और ज़्यादा विस्तृत हो जाना, और ज़्यादा चौड़ा हो जाना। वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापारिक घाटे का और ज़्यादा बढ़ जाना। पुट्स मोर प्रेशर, और ज़्यादा दबाव डालता है ऑन द रुपी, यानी कि रुपये के ऊपर और ज़्यादा दबाव पड़ता है यदि व्यापारिक घाटा बढ़ जाता है, यानी कि रुपया और कमज़ोर हो जाता है। एंड और क्या होता है इस व्यापारिक घाटे के बढ़ जाने से? इस पर का मतलब होता है एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। ग्रोथ रिटार्डिंग, देखो रिटार्ड का मतलब होता है पीछे जाना, कम होना। ग्रोथ रिटार्डिंग का मतलब है ग्रोथ में कमी आना, अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन है उस उत्पादन में कमी आना। तो कुल मिला के व्यापारिक घाटे के बढ़ने से जो ग्रोथ है उसमें कमी आती है, और परिणाम स्वरूप ग्रोथ रिटार्डिंग इन्फ्लेशन, महंगाई देखने को मिलती है। यानी कि महंगाई भी देखने को मिलती है, और दूसरी ओर हमें क्या देखने को मिलता है कि अर्थव्यवस्था का जो उत्पादन है उसमें भी कमी आती है। तो ये नुकसान है ट्रेड डेफिसिट के बढ़ जाने के। ऑफिशियल डेटा ऑन इंडियाज मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब है व्यापारिक, जैसे मर्चेंडाइज गुड्स तो व्यापारिक सामान, व्यापारिक वस्तुएं। अगर हम ऑफिशियल डेटा की बात करें, आधिकारिक आंकड़ों की बात करें, ऑन इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड फॉर अप्रैल, कि अप्रैल मंथ के लिए भारत का जो भी व्यापारिक वस्तुएं हैं उनसे संबंधित जो व्यापार हुआ उसकी अगर हम बात करें, तो अप्रैल के जो आंकड़े हैं, गिव रीज़न फॉर चीयर, चीयर का मतलब है खुशी, खुश होना। एट फर्स्ट ग्लांस, एट फर्स्ट ग्लांस का मतलब है पहली नज़र में, कि पहली नज़र में जो भी हमारे पास में आधिकारिक आंकड़े हैं अप्रैल मंथ के लिए वे खुश होने का कारण देते हैं। एमर्जिंग फ्रॉम अ रिकॉर्ड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द जस्ट कंक्लूडेड फाइनेंशियल ईयर। एमर्ज का मतलब है निकल के बाहर आना किसी चीज़ से, है ना। फ्रॉम अ रिकॉर्ड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, तो हमें क्या देखने को मिला? बहुत ही रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात, कि भाई निर्यात के मामले में हमें बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। कब? ड्यूरिंग, किस दौरान? द जस्ट कंक्लूडेड फाइनेंशियल ईयर, कि अभी हाल ही में ये जो फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ है, इस फाइनेंशियल ईयर में हमें बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट देखने को मिला, निर्यात देखने को मिला। तो उस पीरियड से बाहर आते हुए, इमर्जिंग फ्रॉम। आउटवार्ड, देखो इनवार्ड का मतलब है अंदर की ओर, आउटवार्ड यानी बाहर की ओर। आउटवार्ड शिपमेंट, शिपमेंट का मतलब होता है जब आप भेजते हो ना किसी चीज़ को, जैसे आप एक जहाज़ है और उस जहाज़ में सामान लाद के और उस जहाज़ को कहीं भेज रहे हो, तो इसे क्या कहेंगे? शिपमेंट। आउटवार्ड शिपमेंट्स फॉर द मंथ रोज 24.2% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। अब अगर हम इस महीने की तुलना करें अप्रैल महीने की, तो आउटवार्ड शिपमेंट यानी कि जो निर्यात किया गया, फॉर द आउटवार्ड शिपमेंट्स फॉर द मंथ रोज 24.2%। तो उसमें हमें क्या देखने को मिला कि भाई जो भी निर्यात किया गया उस निर्यात में हमें राइज की सेकेंड फॉर्म होती है रोज़, बढ़ोतरी होना, है ना।
इंक्रीज होना, रोज 24.2% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, यानी कि एक साल पहले, अर्लियर का मतलब है पहले, यानी कि एक साल पहले के टाइम पीरियड से अगर हम तुलना करें, यानी कि पिछले साल अप्रैल और इस साल के अप्रैल की हम तुलना करें, तो इस साल हमें क्या देखने को मिला है कि जो हमारा निर्यात है अप्रैल महीने में, उसमें बढ़ोतरी हुई है कितनी, 24.2% की। विथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल्स, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बात करें या जो केमिकल्स उत्पाद हैं उनकी अगर हम बात करें, शोइंग दिखाते हुए, हेल्थी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिला है, बहुत ही स्वस्थ विस्तार देखने को मिला है, यानी कि इन क्षेत्रों में निर्यात में बढ़ावा हमें देखने को मिला है ना। वाइल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मोर देन डबल्ड, अगर हम बात करें पेट्रोलियम उत्पादों की, तो वे जो है डबल से भी ज़्यादा हो गए, सिर्फ इस महीने की बात हो रही है अप्रैल की। हावेवर, हालांकि, इम्पोर्ट्स कंटिन्यूड टू आउटपेस, हालांकि जो हमारा आयात है वो लगातार, आउटपेस का मतलब होता है अधिक होना, यानी कि आयात जो है हमारा कंटिन्यूड टू आउटपेस एक्सपोर्ट, यानी कि हमारा आयात जो है वह निर्यात से ज़्यादा है, यानी कि हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं, आयात की जो हमारी स्पीड है ना वो ज़्यादा है। इम्पोर्ट्स कंटिन्यूड टू आउटपेस एक्सपोर्ट्स, ग्रोइंग बाय 26.6%, यानी कि ये जो इम्पोर्ट है इसमें बढ़ोतरी है ना, ग्रो कर गया है और बढ़ोतरी हो गई इसमें कितनी, 26.6% की। टू ब्रॉडन, ब्रॉडर का मतलब है और ज़्यादा विस्तृत हो जाना है ना, टू ब्रॉडन द गुड्स ट्रेड डेफिसिट, और इस प्रकार से इस इम्पोर्ट ने क्या किया है, जो हमारी गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, गुड्स ट्रेड डेफिसिट, यानी कि जो भी वस्तुओं का व्यापार होता है उस व्यापारिक घाटे में इस इम्पोर्ट ने बढ़ोतरी की है। विच, गुड्स ट्रेड डेफिसिट के लिए कहा जा रहा है ना, विच वाइडन्ड मतलब और विस्तृत हो जाना और जो है फैल जाना, विच वाइडन्ड टू $20.07 बिलियन फ्रॉम $18.5 बिलियन इन मार्च। देखो मार्च में जो व्यापारिक घाटा था वो था $18.5 बिलियन, जो अप्रैल में कितना हो गया, $20.07 बिलियन। द ट्रेड डेफिसिट, कि ये जो व्यापारिक घाटा है, वरिंगली का मतलब है चिंताजनक रूप से, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना किसी चीज़ का, वॉयलेशन, $200 बिलियन फॉर अ रोलिंग 12 month पीरियड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अप्रैल, कि अप्रैल में पहली बार, अगर हम पिछले 12 महीनों की अगर हम बात करें, लगातार जो 12 महीने हैं उनकी अगर हम बात करें, तो पहली बार हमें अप्रैल में क्या देखने को मिला कि जो व्यापारिक घाटा है वो $200 बिलियन को क्रॉस कर गया है ना, उसका उल्लंघन कर गया, क्रॉस कर जाना, $200 बिलियन के पार चला गया व्यापारिक घाटा। अब ये देखो हाइफन से लेकर हाइफन तक, ये क्या है, एडिशनल जानकारी, इसको पढ़ लेते हैं। द ट्रेड डेफिसिट, द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है किस सीमा तक, टू विच द इम्पोर्ट बिल एक्सीड्स एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स है ना, तो ट्रेड डेफिसिट के लिए बताया है कि भाई ट्रेड डेफिसिट की अगर हम बात करें व्यापारिक घाटे की, किस सीमा तक, कि जो हमारा इम्पोर्ट बिल होता है, यानी कि जो हम आयात करते हैं उसका जो बिल निर्मित होता है, एक्सीड का मतलब है अधिक होना, एक्सपोर्ट रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब भी होता है आपकी प्राप्ति है ना, एक्सपोर्ट रिसिप्ट, यानी कि जो आप निर्यात करते हो तो निर्यात की जो आपकी प्राप्तियां हैं वो कम है, और जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके बिल आपके ज़्यादा हैं, है ना, इंपोर्ट के बिल ज़्यादा हैं। इम्पैक्टेड, तो इस ट्रेड डेफिसिट ने क्या किया है, इम्पैक्टेड, ये जो व्यापारिक घाटा है प्रभावित हुआ है, प्रीडोमिनेंटली, प्रमुखतया, प्रीडोमिनेंट होने का मतलब होता है मेन होना, मुख्य होना, यानी कि ये जो व्यापारिक घाटा है, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, प्रभाव डालना किसी चीज़ पर, प्रभावित करना किसी चीज़ को, यानी कि ये जो व्यापारिक घाटा है ये प्रभावित हुआ है मुख्यतया किन चीज़ों से, बाय पेट्रोलियम इंपोर्ट्स, यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं
वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात किए गए हैं और इन पेट्रोलियम पदार्थों के आयात ने सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट पर प्रभाव डाला है। और बाय पेट्रोलियम इंपोर्ट्स ऑफ $172 बिलियन। देखो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनका कितना आयात किया गया है, $172 बिलियन के लगभग जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आयात किए गए हैं। और ये पेट्रोलियम इंपोर्ट जो है ये मुख्यतया रिस्पॉन्सिबल है ट्रेड डेफिसिट के लिए। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस की वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों की अगर हम बात करें, हैव सर्ज्ड, इनमें बढ़ोतरी देखने को मिली। सर्ज का मतलब है इंक्रीज होना, बढ़ोतरी होना, बाय मोर देन 40% इन 2022। 2022 में अगर वैश्विक रूप से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें इजाफा देखने को मिला है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। कितनी? लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है वैश्विक कच्चे तेल में। क्यों? इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब है बिकॉज ऑफ, के कारण, इन द वेक ऑफ रशियास वार ऑन यूक्रेन, कि भाई रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध की शुरुआत की है, उस युद्ध के कारण पूरे विश्व भर में जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब है इंक्रीज करते हुए, बढ़ाते हुए, स्वेलिंग द इम्पोर्ट बिल। और इसने क्या किया है कि जो हमारा इम्पोर्ट बिल है, जो आयात के जो बिल्स हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी है। द अर्ली ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बिगिनिंग, किसी भी चीज़ का प्रारंभ है ना, उसे हम बोलते हैं ऑनसेट। द अर्ली का मतलब है जल्दी, द अर्ली ऑनसेट ऑफ द इंडियन समर, कि भारतीय जो गर्मियां हैं उनकी शुरुआत बड़ी जल्दी हो गई है। विथ अ हीट वेव, चारों तरफ हमें हीट वेव देखने को मिल रही हैं। तो द अर्ली ऑनसेट ऑफ द इंडियन समर हैज़ बॉल्स्टर्ड, कि जो भारतीय ग्रीष्म ऋतु है उसकी जल्द शुरुआत हो जाना, इसने क्या किया है? बॉल्स्टर, बॉल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को सहारा देना, किसी चीज़ को सपोर्ट देना, उसको बोलते हैं बॉल्स्टर, है ना। किसी चीज़ को सहारा देना या फिर किसी चीज़ को सपोर्ट देना, उसे हम बोलते हैं बॉल्स्टर। हैज़ बॉल्स्टर्ड पावर डिमांड, तो इसने क्या किया है? गर्मियों के जल्दी स्टार्ट हो जाने ने क्या किया है? पावर डिमांड को सहारा दिया है, यानी कि पावर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है। सेटिंग का मतलब है इस चीज़ को सेट करते हुए। द पेस फॉर, पेस का मतलब होता है चाल, है ना, स्पीड। सेटिंग द पेस फॉर कोल इम्पोर्ट्स, सेटिंग द पेस फॉर कोल इम्पोर्ट्स। तो इसने क्या किया है? जो इंडियन समर हैं इनकी जल्द शुरुआत हो जाने के कारण क्या हुआ है कि हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, सेटिंग द पेस फॉर कोल इम्पोर्ट। कोल इम्पोर्ट का मतलब आयात, यानी कि कोयले की आयात की जो स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ गई है पावर सप्लाई के लिए। विच ग्रू 136% लास्ट मंथ, कि अगर हम बात करें कोल तो इसके इंपोर्ट में ग्रू का मतलब है बढ़ोतरी होना, है ना, कितना बड़ा, ग्रू 136% लास्ट मंथ। तो यानी कि कोल का जो आयात है पिछले महीने उसमें हमें 136% की वृद्धि देखने को मिली। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। रिकॉर्ड आउटपुट, इस आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन। रिकॉर्ड आउटपुट बाय की डोमेस्टिक सप्लायर कोल इंडिया। देखो भारत में जो कोल इंडिया है वह घरेलू सप्लायर है, यानी कि कोल इंडिया के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त मात्रा में, आउटपुट का मतलब है उत्पादन, यानी कि कोल इंडिया के द्वारा जो उत्पादन किया गया कोल का वो बहुत ही रिकॉर्ड स्तर पे था। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले महीने हमें जो है कोल और ज़्यादा इन आयात जो है करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? वो इसीलिए करना पड़ा क्योंकि उसकी जो है ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर का मतलब है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार हमने ऐसा देखा। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ सेट टाइमलाइंस, की जो ऊर्जा मंत्रालय है उसने टाइमलाइन जो है निर्धारित करती है। सेट टाइमलाइन का मतलब है कि भाई डेट निर्धारित कर देना, है ना, कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको ये काम कर लेना है। फॉर स्टेट्स,
तो ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा राज्यों के लिए जो है टाइमलाइन सेट कर दी गई है टू इम्पोर्ट कोल, यानी कि विभिन्न राज्यों से कहा गया है कि भाई आप जो है कोल का आयात करो, है ना, इम्पोर्ट कोल ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कि आगे आने वाले कुछ महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों को कहा गया है, उनके लिए टाइमलाइन सेट कर दी गई है कि भाई आप जो है कोयले का आयात करो। अ फार क्राई फ्रॉम, देखो फार क्राई का मतलब होता है कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, फार क्राई फ्रॉम। अब ये जो सिचुएशन हमें देखने को मिली है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा विभिन्न राज्यों को कहा गया है कि आने वाले कुछ महीनों के दौरान आप क्या करो, कोयले का आयात करो, तो ये जो सिचुएशन है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, ध्यान में रखना। फार क्राई का मतलब होता है कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम। अ फार क्राई फ्रॉम द 16% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन in imports of the fuel in the April 2021 जनवरी 2022 पीरियड। देखो अप्रैल 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक की अगर हम बात करें ना, अप्रैल 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक की अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा था, 16% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन इम्पोर्ट, हमें लगातार ये देखने को मिल रहा था अप्रैल 2021 से और जनवरी 2022 तक की अगर हम बात करें तो जो साल दर साल हम तुलना करते हैं ना प्रत्येक महीने की, डिक्लाइन का मतलब है कमी, तो उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, यानी कि फ्यूल का जो इम्पोर्ट हो रहा था उसमें हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। कितनी, 16% ईयर ऑन ईयर गिरावट हमें देखने को मिल रही थी अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें। किस टाइम पीरियड की, अप्रैल 2021 से लेकर जनवरी 2022 पीरियड के लिए। एंड तो अब जो है सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है ना, इसीलिए कहा गया है यहाँ पे फार क्राई। देखो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर हम बीते समय की बात करें, अप्रैल 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक के जो भी महीने हुए हैं उनकी अगर हम साल दर साल तुलना करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा था, जो फ्यूल का इम्पोर्ट होता है उसमें कमी देखने को मिल रही थी। कितनी कमी, लगभग 16% की कमी। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने राज्यों से कहा है कि भाई आप आने वाले महीनों के दौरान कोल का इंपोर्ट करो, तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन है। तो ये जो सिचुएशन है अ क्लियर पोर्टेंट, पोर्टेंट का मतलब होता है इंडिकेशन, साइन, चिन्ह, है ना। तो ये एक स्पष्ट चिन्ह है दैट, या स्पष्ट संकेत है दैट द बिल फॉर ओवरसीज, ओवरसी का मतलब होता है ये जो विदेश है ना उसके लिए हम बोलते हैं विदेश, फॉरेन, विदेश। द बिल फॉर ओवरसीज परचेजेस ऑफ कोल इज ऑल्सो सेट टू स्वेल, स्वेल का मतलब है इंक्रीज, बढ़ोतरी होना किसी चीज़ में। कुल मिला के ये इस बात का संकेत है कि विदेश से जो कोल खरीदा जाता है उसके बिल में आगे आने वाले समय में इंक्रीज होना तय है, बढ़ोतरी होना तय है। मॉनिटरिंग, मॉनिटर का मतलब है निगरानी करना किसी चीज़ की। मॉनिटरिंग द ट्रेड डेफिसिट इज क्रूशियल, यानी कि जो व्यापारिक घाटा है उसकी निगरानी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि व्यापारिक घाटे पर नज़र बनाए रखना और उसे संतुलित करने का प्रयास करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, वो ऐसा इसलिए एज दिस हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन, देखो हैव अ बियरिंग ऑन का मतलब होता है किसी पर प्रभाव डालना, यानी कि जो व्यापारिक घाटा है इसका सीधा सीधा प्रभाव होता है किस चीज़ पर, ऑन द करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारा राजकोषीय घाटा होता है उस पर सीधा सीधा प्रभाव होता है किसका, ट्रेड डेफिसिट का। देखो राजकोष घाटा क्या होता है कि राजकोष घाटा होता है आपका, यानी कि आपने अपनी विभिन्न तरह, देखो सरकार के द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, उन पर पैसा खर्च किया जाता है और सरकार को पैसा कहाँ से प्राप्त होता है, विभिन्न तरह के टैक्स के माध्यम से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर संतुलित हैं तो हम कहेंगे किसी तरह का कोई घाटा नहीं है। लेकिन अगर इनमें संतुलन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे राजकोषीय घाटा, यानी कि जितने पैसे योजनाओं पर खर्च किए गए उसी अनुपात में पैसे आपको टैक्स के माध्यम से नहीं प्राप्त हुए। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो व्यापारिक घाटा है इसका सीधा सीधा असर
राजकोष घाटे पर पड़ता है। डिसकंसर्टिंगली मतलब बहुत ही बेचैनी पूर्वक, है ना, बहुत ही चिंताजनक रूप से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यदि हम बात करें कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, यानी कि जो डायरेक्ट विदेश के माध्यम से जो डायरेक्ट पैसा निवेश किया जाता है ना, यानी कि विदेशी पैसा जो भारत में निवेश होता है, उसे कहा गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विच टिपिकली हेल्प्स ब्रिज द CAD। टिपिकली का मतलब है यहाँ पे जनरली, कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ये जनरली क्या करता है, करंट अकाउंट डेफिसिट में जो भी गैप है उस गैप को पूरा करने का काम करता है। ब्रिज का मतलब है जो गैप है उस गैप की भरपाई कर देना। तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है हैज़ सीन अ मॉडरेशन। देखो मॉडरेशन का मतलब है इसमें भी हम क्या है, एक ना तो ज़्यादा बढ़ोतरी देखते हैं ना ज़्यादा गिरावट देखते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो भी हमें मॉडरेट स्तर पे देखने को मिला है, यानी कि उसमें भी ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता ना तो ये भी काफ़ी हद तक CAD की पूर्ति कर देता। एंड द वाइडर द CAD, एडिटोरियल आगे हमें बताता है कि जितना ज़्यादा, वाइडर का मतलब है कि भाई जितना ज़्यादा, जितना विस्तृत, कि जितना ज़्यादा CAD होता है द ग्रेटर द डाउनवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड का मतलब है नीचे की ओर, तो उतना ही निगेटिव दबाव होता है ऑन द रुपी, उतना ही नेगेटिव दबाव रुपए पर देखने को मिलता है। अब ये जो विच आया ना, ये विच आया है रुपी के लिए, विच हैज़ ऑलरेडी वीकंड कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब होता है काफ़ी हद तक, कि भाई रुपया जो कि पहले ही काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गया है। सिंस कब से, द कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष, लड़ाई, इन ईस्टर्न यूरोप बिगन इन फरवरी, ये बिगिन की सेकेंड फॉर्म में का मतलब होता है शुरुआत होना, यानी कि पूर्वी यूरोप में फरवरी में जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, संघर्ष की शुरुआत हुई है, तब से रुपया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है डॉलर के मुकाबले। अ वीकर रुपी, यानी कि ये जो रुपये का कमज़ोर होना, यानी कि जो कमज़ोर रुपया है, इन टर्न बदले में मेक्स इम्पोर्ट्स कॉस्टलियर। तो देखो आगे हमें बताया गया है कि अगर रुपया कमज़ोर पड़ जाता है तो फिर उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है, मेक्स इम्पोर्ट्स कॉस्टलियर। रुपया अगर कमज़ोर हो जाता है तो जो हमारा आयात होता है वो और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। पोटेंशियली का मतलब है संभावित रूप से, वाइडनिंग का मतलब है और ज़्यादा विस्तृत कर देना किसी चीज़ को, द ट्रेड डेफिसिट। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई रुपया कमज़ोर पड़ जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, और इसके कारण संभावना बनती है पोटेंशियली वाइडनिंग द ट्रेड डेफिसिट, यानी कि कमज़ोर रुपया जो है उसमें इस बात की संभावना है कि वह ट्रेड डेफिसिट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। एंड दस, और इस प्रकार से ट्रिगरिंग, ट्रिगर का मतलब है शुरुआत कर देना किसी चीज़ की, ट्रिगरिंग अ विशियस साइकिल। विशियस का मतलब होता है, विशियस साइकिल का मतलब होता है दुष्चक्र, है ना, दुष्चक्र की शुरुआत हो जाना। क्या दुष्चक्र की शुरुआत है कि रुपया कमज़ोर पड़ता है तो आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जाता है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जाता है तो रुपया कमज़ोर पड़ता चला जाता है। तो कुल मिला के एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है, एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है ना। इस प्रकार से ट्रिगरिंग, शुरुआत करते हुए, एक दुष्चक्र की शुरुआत करते हुए। द RBI हैज़ सॉट, RBI ने चाहा है, किस चीज़ को चाहा है, टू स्टडी, स्टडी का मतलब होता है स्टेबल करना किसी चीज़ को, है ना, स्थिर करना, द रुपी अगेंस्ट वाइल्ड स्विंग। यहाँ पे स्विंग का मतलब है कि भाई बहुत ही ज़्यादा चेंज, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन करना, है ना, फ्लक्चुएट होना। तो RBI ने इस बात को चाहा है कि रुपी को जो है स्थिर किया जाए, स्टेबल किया जाए, अगेंस्ट वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब है बहुत ही मनमाना, अगेंस्ट वाइल्ड स्विंग। वाइल्ड स्विंग का मतलब हो गया कि बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो रुपया है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो RBI चाहती है कि भाई इस रुपये को जितना हो सके उतना स्टेबल किया जाए। अब ये जो वाइल्ड स्विंग है, यानी कि रुपये का बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करना है, एविडेंट, एविडेंट का मतलब है कि भाई इस बात का हमें प्रमाण देखने को मिलता है। इन द डिप, डिप का मतलब है कमी आना, इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि
जो हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देखो हमारे पास में क्या है, कुछ पैसा जो है वो रिजर्व में रखा होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं इसे। तो अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में फॉरेन रिजर्व कितना देखने को मिला हमें, $600.4 बिलियन। और जो कि 6 महीने पहले कितना था हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, $640 बिलियन, जस्ट 6 मंथ अर्लियर। कि ठीक 6 महीने पहले की अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो था $640 बिलियन, और अब कितना है, $600.4 बिलियन, है ना। बट अ सेंट्रल बैंक कैन ड्रॉ ऑन द रिजर्व्स टू ईज एनी रूपी वीकनिंग ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। देखो क्या किया जा सकता है कि जो रुपया कमज़ोर पड़ रहा है ना, इस कमज़ोर पड़ते हुए रुपए को संभालने के लिए सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से कुछ पैसा निकाल सकता है। बट अ सेंट्रल बैंक कैन ड्रॉ ऑन का मतलब है निकालना, पैसे को निकालना। कैन ड्रॉ ऑन द रिजर्व, कि ये जो रिजर्व राशि है हमारी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसमें से पैसा निकाला जा सकता है। टू ईज का मतलब होता है किसी चीज़ को रिलैक्स करना, किसी चीज़ को थोड़ा सा संतुलित करना। ईज एनी रूपी वीकनिंग ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें से आप पैसा निकाल सकते हो अपने कमज़ोर होते हुए रुपए को बचाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक सीमा तक, टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, यानी कि एक सीमा से ज़्यादा आप ये काम भी नहीं कर सकते। द RBI ऑल्सो हैज़ इट्स हैंड फुल। देखो, टू हैव वंस हैंड्स फुल, इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपके पास कई सारे काम हैं। द RBI ऑल्सो हैज़ इट्स हैंड्स फुल विथ द बैटल अगेंस्ट इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। कि भाई RBI के पास कई सारे काम हैं, RBI को जो है कई काम करने पड़ रहे हैं। जैसे कि RBI को एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है, किस चीज़ के खिलाफ, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि जो हम आयात करते हैं चीज़ों का, उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, उसमें महंगाई देखने को मिल रही है। क्यों, वो इसलिए एज ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, यानी कि वैश्विक जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों की अगर हम बात करें, रिमेन, वो बनी हुई है। शार्पली का मतलब है बहुत ही तीव्र रूप से, एलिवेटेड का मतलब होता है बिल्कुल ऊपर होना या फिर अधिक होना, है ना, उसको बोलते हैं एलिवेटेड। यानी कि वैश्विक वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बहुत ही तीव्र रूप से ऊपर बनी हुई हैं, यानी कि उनकी कीमतें बहुत ही ऊंची बनी हुई हैं, और इसके कारण जो भी चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमें महंगाई देखने को मिल रही है। तो इसके खिलाफ भी RBI लड़ाई लड़ रहा है, यानी कि इस कीमत को कम करने की कोशिश कर रहा है। टू हेल्प अवॉइड एडेड स्ट्रेस, टू हेल्प, अब RBI की मदद करने के लिए, अवॉइड का मतलब है बचना, एडेड स्ट्रेस की अतिरिक्त भार, अतिरिक्त तनाव, यानी कि RBI के ऊपर अतिरिक्त तनाव न पड़े, इससे बचने के लिए द गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर, सरकार को इस बात को ख्याल में लेना चाहिए, एडिशनल इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब है कि भाई आप कुछ प्रोत्साहन देते हो, है ना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ प्रोत्साहन देते हो, उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव। तो सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, एडिशनल इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट, कि जो हम निर्यात करते हैं उस निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोत्साहन सरकार को देने पर विचार करना चाहिए। वाइल, जबकि, एनकरेजिंग का मतलब है प्रोत्साहित करते हुए, लोकल प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा घरेलू उत्पादन है, ऑफ आइटम्स, लोकल प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स दैट स्ट्रेन द इम्पोर्ट बिल। कुल मिला के वाइल एनकरेजिंग लोकल, एनकरेजिंग का मतलब है प्रोत्साहित करते हुए, लोकल प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स, यानी कि ऐसे आइटम्स, ऐसी वस्तुएं, दैट स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है किसी चीज़ पर और ज़्यादा तनाव डालना, दैट स्ट्रेन द इम्पोर्ट बिल, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो हमारे आयात बिल को बढ़ा देती हैं, उन वस्तुओं का लोकल प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उसको सरकार को एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। द कोल क्राइसिस, कि ये जो कोयले का संकट है, कुड हैव बीन अवर्टेड, इस कोयले के संकट से बचा जा सकता था। एवर्ट का मतलब है टालना, किसी चीज़ से बचना। देखो, कुड हैव प्लस बीन, है ना, कुड हैव बीन,
यदि कि ये आप जो है इसका यूज करते हो ना, कुड हैव प्लस V3, इसका मतलब है ऐसा हो सकता था, ऐसा किया जा सकता था। तो ये जो कोयले का संकट है, इससे बचा जा सकता था, इसको टाला जा सकता था विथ बेटर एडवांस एस्टिमेट्स, यानी कि बेहतर। एडवांस का मतलब है कि भाई आप एडवांस में ही किसी चीज़ को प्लान कर लेते हो। अग्रिम, एस्टिमेट का मतलब है आकलन कर लेना किसी चीज़ का। ऑफ पावर डिमांड, यानी कि पावर की डिमांड आगे आने वाले समय में कितनी रहेगी, इसका पहले से ठीक तरह से आकलन करके हम इस कोल क्राइसिस से बच सकते थे। एज, जैसा कि हम क्या देखते हैं, द कंट्री इमर्ज, इमर्ज का मतलब है बाहर निकलना। एज द कंट्री इमर्ज फ्रॉम द वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा बदतर, बहुत ही खराब। ऑफ द पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कि जब देश बदतर वैश्विक महामारी से बाहर निकला तो उस समय हम क्या कर सकते थे, ये आकलन कर सकते थे कि आगे आने वाले समय में कितनी पावर की डिमांड रहेगी। एंड ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब है अधिकतम, है ना, ऑप्टिमल का मतलब होता है अधिकतम। अलोकेशन का मतलब है आवंटन। ऑफ कोल कैरिंग रेल वैगन, रेल वैगन से मतलब है यहाँ पे रेल की जो बोगियाँ होती हैं उनके द्वारा जो कोयला ले जाया जाता है। तो हम क्या कर सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो रेल की बोगियां हैं जो कि कोयले को लेके जाती हैं, उनको हम क्या कर सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा आवंटन कर सकते थे। हम ये डिसाइड कर सकते थे कि भाई कितना कोयला कहाँ से कहाँ पहुँचाया जाना ज़रूरी है ना। तो अधिकतम आवंटन किया जा सकता था कोल कैरिंग रेल वैगन्स का। पॉलिसी मेकर्स, कि भाई जो नीति निर्माता हैं, कैन इल अफोर्ड, देखो अगर आप किसी चीज़ के लिए बोलते हो ना इल अफोर्ड, इसका मतलब है आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी कि ये भार आप नहीं उठा सकते, इस बात को आप नहीं झेल सकते। पॉलिसी मेकर्स कैन इल अफोर्ड टू लेट, लेट का मतलब होता है अलाउ करना, देयर गार्ड्स डाउन। देखो अगर आपने अपने गार्ड को डाउन कर दिया, इसका मतलब है कि आप जो है बहुत ही केयरलेस हो गए। देखो अगर आपने अपने गार्ड को बिल्कुल अप किया हुआ है, इसका मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने हो, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो। गार्ड को डाउन कर देने का मतलब होता है कि आपने अपनी अलर्टनेस को खो दिया, है ना। आप जो है उतने ज़्यादा सजग नहीं हो, उतने ज़्यादा अलर्ट नहीं हो, आपके व्यवहार में जो है केयरलेसनेस देखने को मिलती है। तो नीति निर्माता जो हैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं झेल सकते, इस बात को बिल्कुल भी नहीं झेल सकते, किस बात को, यानी कि वे जो है बिल्कुल ढीले ढाले हो जाए, है ना। टू लेट देयर गार्ड्स डाउन, इसका मतलब है कि उन्हें एक्टिव बने रहना होगा। इस बात को बिल्कुल भी हम जो है टॉलरेट नहीं कर सकते कि वे जो है अलर्ट ना रहें, यानी कि उनको अलर्ट बने रहना जरूरी है ना। गार्ड डाउन कर देने का मतलब है कि अब आप अलर्ट नहीं हो, अब आप चौकन्ने नहीं हो। ऑन ट्रेड इम्बैलेंसेस, यानी कि ये जो व्यापारिक असंतुलन है, ये जो व्यापारिक असंतुलन है, इस व्यापारिक असंतुलन के प्रति आपको बिल्कुल सजग बने रहना जरूरी है। आप अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकते और आप इस बात का जोखिम नहीं उठा सकते। एंड रिस्क ग्रोथ रिटार्डिंग इन्फ्लेशन, ग्रोथ रिटार्डिंग का मतलब हुआ कि भाई जो आपकी ग्रोथ है ना, यानी कि जो आपका उत्पादन है उसको रिटार्ड करना। रिटार्ड का मतलब है नीचे लाना, कमी करना किसी चीज़ में, है ना, और पीछे ले जाना किसी चीज़ को। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। कुल मिला के अगर हम इस ट्रेड इम्बैलेंस के प्रति ध्यान नहीं देते हैं तो खतरा बढ़ जाता है किस चीज़ का, महंगाई का। कैसी महंगाई, ग्रोथ रिटार्डिंग इन्फ्लेशन, यानी कि ऐसी महंगाई जबकि हमें उत्पादन में भी जो है कमी देखने को मिल रही है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। एंड मोर प्रेशर ऑन द रुपी, और इसका परिणाम ये हो सकता है कि हमें रुपए पर और ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है, यानी कि रुपया डॉलर के मुकाबले और ज़्यादा कमज़ोर पड़ सकता है। तो हम इन चीज़ों को अलाउ नहीं कर सकते, इन चीज़ों को अलाउ नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो ट्रेड इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए कदम उठाएं।